नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वक्फ बोर्ड यानी दान की जमीन की देखरेख, इस्तेमाल और अर्जित आमदनी से अकलियत के उत्थान के काम। लेकिन क्या ये वाकई में हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर निम्न स्तर पर क्यों है? रोजगार क्यों निम्न स्तर पर है? आवास क्यों नहीं है? महिला सुरक्षा की स्थिति सुधरी क्यों नहीं? आज हम आपको वक्फ बोर्ड का पूरा सच बताएंगे। यह भी बताएंगे कैसे बीते 13 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुनी हो गई, कैसे गांव के गांव को वक्फ बोर्ड ने अपना बना लिया, यहां तक कि 1500 साल पुराने मंदिर को भी वक्फ की जमीन तक करार दे दिया गया। इसके अलावा देश के लिए जरूरी क्या है, विकास या वक्फ? क्योंकि अगर राष्ट्रीय विकास की कोई परियोजना है तो क्या वक्फ की जमीन राष्ट्र के नाम होनी चाहिए या फिर राष्ट्र की परियोजना को इसलिए बदलना चाहिए कि उसके बीच में वक्फ की संपत्ति है? और क्या वक्फ अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा तो क्या अकलियत के उत्थान के लिए वक्फ को सही चलाने के लिए संशोधन नहीं होना चाहिए? आज हम आपको वक्फ का इतिहास, वर्तमान और भविष्य सब बताएंगे वक्फ एक्ट, उसके फैक्ट और इस पर होने वाला रिएक्ट क्या होगा। आपको बताएं कि मोदी सरकार इस वक्त जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आए, जिसको जेपीसी के पास भेज दिया गया, उसके अंदर क्या लिखा है और जेपीसी क्या होती है। उससे पहले आपको वक्फ बोर्ड के इतिहास के साथ आगे बढ़ाते हैं। जरा वक्फ बोर्ड के इतिहास को सबसे पहले समझिए कि वक्फ बोर्ड का इतिहास क्या है, इसको समझिए। भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के दौर से शुरू मानी जाती है। आजादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का उल्लेख मिलता है, जबकि 1954 में जरा देखिए, 1954 के अंदर जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया। इसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी। लेकिन 1995 में क्या हुआ, यह जरा देखिए। 1995 में इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ, एक और संशोधन किया गया। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया और इसके बाद से केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों से संबंधित मामलों पर केंद्र के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करती है। लेकिन 2013 में इसमें एक और बदलाव किया गया। 2013 में क्या बदलाव किया गया, ये आपको पढ़ाते हैं, जरा डालिए वापस उसको। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया, या कहें कि बोर्ड की शक्तियों को असीम कर दिया। इतना असीम कि आप उनके फैसले को चैलेंज तक नहीं कर सकते। लेकिन कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड, इसको भी जरा समझिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम कोई संपत्ति या पैसे का दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। लेकिन सोचिए जरा, गरीबी सबसे ज्यादा इधर, स्वास्थ्य की समस्याएं सबसे ज्यादा इधर, शिक्षा का निम्न स्तर सबसे ज्यादा इधर, तो फिर पैसा जा कहां रहा? देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड है। देश भर में वक्फ की संपत्ति 8.70 लाख है, जबकि 9.40 लाख एकड़ जमीन में यह फैली हुई है। आप सोचिए कितनी जमीन है। आगे हम आपको चलकर बताएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर कितने नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, उस संस्था के तौर पर वक्फ बोर्ड है। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि नए बिल के अंदर क्या है जिसको लेकर बवाल हो रहा है। उससे पहले सवाल यह है कि क्या वाकई में बवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि करना है, या इसलिए किया जा रहा है कि वाकई में कोई डर है? तो समझिए जरा, इसमें लिखा है कि कलेक्टर के पास ही जिले का रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने का काम होता है और ये हर जिले के अंदर होता है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने के लिए कलेक्टर को नहीं तो फिर किसे नियुक्त किया जाए, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
क्योंकि जो अमेंडमेंट है, जो बिल है, उसमें कलेक्टर को रेवेन्यू अधिकारी घोषित किया गया। इसके अलावा ट्रिब्यूनल में पहले 3 सदस्य होते थे, अब इसमें एक न्यायिक और एक टेक्निकल सदस्य भी होगा, ताकि हर चीज को समझा जा सके। ऐसा थोड़ी ना है कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि जमीन वक्फ बोर्ड की तो वक्फ बोर्ड की हो गई, और जिसकी जमीन है वो फिर भटकता रहे, कहीं चैलेंज भी ना कर पाए। आगे इसमें है कि किसी भी मामले में 90 दिन में उसकी अपील होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर केस का निपटारा होना चाहिए। बोर्ड को चलाने के लिए जानकार लोगों की जरूरत है, क्योंकि अगर जो चला रहे हैं वो बेहतर तरीके से चला रहे होते तो फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और बाकी ऑडिट के अंदर यह नहीं बताया जाता कि बड़े पैमाने पर या तो बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, या जो जिस तरीके से जमीन का इस्तेमाल होना चाहिए, वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, वो हो नहीं रहा। और इसीलिए अच्छे अधिकारियों को बोर्ड को चलाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। वक्फ संपत्ति से जो भी कमाई होगी वो मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए ही इस्तेमाल होगी। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, यह भी कहा गया है। और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि आधी आबादी है, सबसे ज्यादा समस्याएं मुस्लिम बहनों के साथ है। अगर वो बोर्ड की सदस्य होंगी तो वक्फ की संपत्ति और वक्फ की संपत्ति से अर्जित होने वाले आमदनी का बेहतर वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। इसके अलावा बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है, क्योंकि मुख्य तौर पर शिया और सुन्नी यही बोर्ड मिलते हैं, और इसमें भी अगर 2-3 राज्यों को छोड़ दें तो मूलतः सुन्नी वक्फ बोर्ड ही मिलेगा। लेकिन शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व वहां दिया जाना चाहिए जहां सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड है। सिर्फ इतना नहीं है, आपको समझाने के लिए हम अब आपको यह समझाएंगे कि भाई जो पुराना वक्फ बोर्ड का संशोधन है, यानी कि 2013 का, जिसने असीम शक्ति वक्फ बोर्ड को दे दी है, और जो अभी आने वाला प्रस्तावित बिल जिसको जेपीसी के पास भेज दिया गया है, दोनों के अंदर मूल रूप से अंतर क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि जो विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और जो समर्थन दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। तो जरा देखिए दोनों के बीच में अंतर क्या है। जो पुराना कानून है उसमें सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा कहां जाएगा, इसको जरा समझिए, चलाइए जरा इसको। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है, और अभी तक अपील आप कर नहीं सकते थे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल में अब अपील हो सकती है। इसके अलावा आगे हम दिखाते हैं, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। अब आप देखिए, समझिए जरा इसको, क्या कह रहा है कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की जमीन हो जाती है। इसको ऐसे समझिए कि वर्तमान स्थिति में एक रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि 7 लाख के आसपास मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में, और उनमें से कितनी वक्फ की संपत्ति पर नहीं है, बस बना दी गई है। लेकिन जहां बना दी गई है, ये क्या कह रहा है पुराना कानून कि वो बाय डिफॉल्ट वक्फ की संपत्ति हो गई, और इसलिए एक आंकड़ा आगे चलकर हम आपको देंगे कि बीते 13 साल में वक्फ की संपत्ति कितनी बढ़ी और हिंदुस्तान में वक्फ के पास कितनी बड़ी संस्था के तौर पर कितनी संपत्ति है। लेकिन नया प्रस्तावित बिल क्या कह रहा है, जब तक किसी के वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। और ये सही है भाई, कल को अगर किसी ने पहाड़ के ऊपर कहीं पर मस्जिद बना दी तो क्या वो वक्फ की संपत्ति हो गई? ये कौन सा नियम है? और इसलिए हम कह रहे हैं कि 2013 के अंदर जो संशोधन किया गया उसने वक्फ बोर्ड पर असीम शक्तियां दी थी, जिनका कोई तोड़ नहीं था। आगे जरा देखिए, वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। यह पुराना कानून है। नया प्रस्तावित बिल क्या कह रहा है, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा इसका एक बड़ा कारण है, दरअसल इसका बड़ा कारण यह है जो आगे चलकर प्रोग्राम में आपको बताएंगे, कैसे गांव के गांव वक्फ बोर्ड के हो गए, कैसे 1500 साल पुराने मंदिर वक्फ बोर्ड के हो गए, और ट्रिब्यूनल के फैसले के आगे अपने हाई कोर्ट जा पा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा पा रहे हैं। तो फिर क्या होगा?
अगर दूसरे धर्म के लोग इसके अंदर होंगे तो वो स्थिति को समझेंगे और एक ऐसा फैसला लेंगे जिससे कि दोनों के बीच में विवाद ना हो। लेकिन अब हम आपको वक्फ बोर्ड के पास जो अधिकार हैं वो बता रहे हैं, उसको जरा समझिए, क्योंकि इन अधिकारों की वजह से ही एक और नया संशोधन लाना पड़ रहा है। अपनी संपत्ति का अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, यह अधिकार है। वक्फ की खो चुकी संपत्ति को फिर से हासिल करें, यह अधिकार है। अपनी संपत्ति को बेच सकता है, संपत्ति लीज पर दे सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है। बोर्ड के 2/3 सदस्यों की इसके लिए मंजूरी जरूरी है, लेकिन कोई जमीन ले नहीं सकता है। अब सोचिए जरा भाई, देश के अंदर ना जाने कितनी राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, देश के अंदर विकास के कितने काम होने हैं, देश में कितना इंडस्ट्री डेवलपमेंट होना है, देश के अंदर कितने सेज बनने हैं और ना जाने कितने तरीके के आगामी यूनिवर्सिटीज और बाकी चीजें बनी हैं जो राष्ट्रीय स्तर की हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं ली जा सकती, अधिग्रहित नहीं की जा सकती। एक आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, इस आंकड़े से शायद आपको अंदाजा हो कि हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल कितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इसको समझने के लिए जरा इसको समझिए। सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन इस वक्त है देश के अंदर, और सबसे ज्यादा जमीन इस वक्त सेना के पास है। दूसरे नंबर पर रेलवे है जिसके पास 12 लाख एकड़ जमीन है, लेकिन तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है जिसके पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। लेकिन यह जमीन कैसे आई? क्या इतनी जमीन दान की गई? यह बड़ा सवाल है। इतनी जमीन दान नहीं की गई है तो यह जमीन कहां से आई है? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां कहां हैं, क्योंकि उससे आपको यह अंदाजा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही है वो क्यों कर रही है। तो सबसे ज्यादा संपत्ति किन वक्फ बोर्ड के पास है यह हम आपको बता रहे हैं, जरा देखिए। जो सबसे ज्यादा संपत्ति है वो है यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ के पास, जिसके पास 2,17,161 एकड़ संपत्ति है अकेले यूपी के अंदर। और यूपी की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव इसलिए इससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि सीधा उनका वोट बैंक इससे इफेक्ट हो रहा है। दूसरी, कर्नाटक के अंदर देखिए 62,830 कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ ओकाफ के पास यह संपत्ति, और वहां भी एक बड़ा वोट बैंक है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड जहां 66,092 एकड़ जमीन है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के पास यहां भी एक बड़ा वोट बैंक है, और इसके आगे की कहानी आपको बताएंगे। इसके अलावा पंजाब वक्फ बोर्ड के पास 75,965 एकड़ जमीन है, और कुल मिलाकर अगर कहें तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ वक्फ के पास 80,480 एकड़ जमीन है, और कुल 8,72,324 एकड़ जमीन। उसमें से ये ज्यादातर वो बोर्ड हैं जहां जमीनों को एक तरीके से अधिग्रहित किया गया है, गिफ्ट की गई है सरकारों की तरफ से। लेकिन वक्फ की चल अचल संपत्ति की कहां कैसी स्थिति है इसको भी जरा समझिए, क्योंकि यह स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, जो टोटल जमीन है, जो 8,72,000 एकड़ से ऊपर जमीन है, उसमें से जो गैर अधिक्रमित जमीन है वो 3,39,505 एकड़ है। मुकदमेबाजी जिस पर चल रही है वो 5,371 एकड़ है। जो बाहरी जमीन है वो 7,837 एकड़ है। इसके अलावा अन्य जो जमीन है वो 24,550 एकड़ है। अतिक्रमण जो किया गया 58,896 एकड़ है जिस पर अतिक्रमण किया गया है। इसके अलावा 4,36,169 भी ऐसी जमीन जिसको लेकर डिस्प्यूट है। लेकिन यूपी की हम बात कर रहे थे, यूपी में सबसे ज्यादा संपत्ति है और दो बोर्ड काम करते हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो जरा यूपी की इस तस्वीर को एक बार फिर देखिए, दोनों बोर्डों को अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए, जिस 2,10,239 एकड़ जमीन जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है, जबकि 15,386 एकड़ जो जमीन है वो शिया वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन हर जगह शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं है। इसके अलावा शायद बिहार और महाराष्ट्र दो ही जगह है, उसके अलावा हर जगह एक ही वक्फ बोर्ड है। लेकिन वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उस संपत्ति में जो सबसे ज्यादा है उससे इतर एक और सवाल है। सवाल यह है कि जो ये संपत्ति है
कई ऐसे मामले हैं, हम कहें कि ना जाने कितने मामले हैं, लेकिन दो प्रमुख मामले हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। वो जरा समझिए कि वो मामले क्या हैं, क्योंकि इसके अलावा भी अगर हम 5-6 और राज्यों की बात करें तो जरा वो राज्य भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि यूपी के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं। ये हम दिखा चुके हैं कि भाई वेस्ट बंगाल बोर्ड में कितने हैं, पंजाब में कितने हैं, ये आपको बता चुके हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि वक्फ संपत्ति पर गंभीर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं और क्यों इस संशोधन की जरूरत आन पड़ी है। इसको जरा समझिए, क्योंकि केस नंबर 1 जो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसको गंभीरता से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि 1500 साल पुराने मंदिर तक पर कब्जा कर दिया गया है। हिंदू बहुल्य गांव में वक्फ की संपत्ति का विवादित ये मामला है, और ये कहां का है? तमिलनाडु का। और हमने आपको बताया तमिलनाडु में 80,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वो कैसे आई? हिंदू बहुल्य गांव को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। कमाल की बात यह कि इस गांव की पूरी जमीन आज की तारीख में वक्फ बोर्ड की है, जबकि गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार हैं और हिंदू आबादी यहां 95% से ज्यादा है। हैरत की बात तो यह है कि यहां के मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। यहां के जो रहने वाले ग्रामीण हैं वो कहते हैं कि यह मंदिर 1500 साल पुराना है। आप सोचिए, 1500 साल पुराना जो मंदिर है उसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया तमिलनाडु के अंदर। क्यों? क्योंकि 2013 के अंदर जो संशोधन किया गया उसमें असीम शक्तियां हैं और ट्रिब्यूनल कोर्ट जो फैसला दे दे उसको आगे चैलेंज नहीं किया जा सकता। गांव में और उसके आसपास मंदिर की 369 एकड़ ये संपत्ति है। मामला कब खुला? मामला तब खुला जब एक स्थानीय किसान ने अपनी खेती की जमीन बेचने की कोशिश की। राजगोपाल उसका नाम, और उसने 1.2 एकड़ खेती की जमीन बेचनी चाहिए तो रजिस्ट्रार ने बताया कि यह जमीन उसकी नहीं बल्कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है। आप सोचिए सर, पूरा का पूरा गांव वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। और दे दिया गया मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि 1500 साल पुराना मंदिर वहां है, तो भला वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे होगी? अगर किसी जगह अतिक्रमण करके एक मस्जिद का निर्माण कर दिया जाए तो कानून ताकत दे रहा है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की अपने आप हो जाएगी। लेकिन जहां 1500 साल पुराना मंदिर है वहां मंदिर की हिफाजत के लिए कानून यह नहीं बता पा रहा कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई। एक और उदाहरण आपको देने हैं क्योंकि वो और भी ज्यादा गंभीर है। गंभीर इसलिए केस नंबर 2 की जमीन का बंदरबाट कैसे हुआ। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने एक रिपोर्ट दी। ये हम नहीं कह रहे, ये कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट है जिसमें खुलासा हुआ कि प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बोर्ड की 2.35 लाख करोड़ रुपए की जमीन की बंदरबाट की। आयोग ने रिपोर्ट 2012 में की थी, लेकिन उसके बाद की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कर्नाटक में किसकी सरकार? आप देखिए, अब बीजेपी नेता और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन अनवर मणिपड्डी ने इस मुद्दे को उठाया और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बोई से रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। एक, जहां मस्जिद बन गई वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो गई, पूरे के पूरे गांव वक्फ बोर्ड के हो गए। इसके अलावा जो जमीन ली गई उसको कैसे मुस्लिम नेताओं ने लिया, ये यहां से पता चला। अब हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में एक अलग तरीके से 2013 के जो कानून है उसका इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि सोचिए जरा, 13 साल में वक्फ बोर्ड की जमीनें दोगुनी हो गई हैं, दोगुनी। और उससे कितनी राष्ट्रीय परियोजनाओं पर असर पड़ रहा है। और क्या वाकई में अगर जमीनें दोगुनी हो भी गई तो क्या अकलियत को उसका फायदा मिल रहा है? एक कड़वा सच आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे कि जिस जेपीसी का गठन किया गया है उसकी ताकत क्या है, वो कैसी सिफारिशें दे सकती है, और क्या उसके बाद जो बिल आया है उसके पास होने में दिक्कत आएगी या फिर उसमें संशोधन के पास उसको पास किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात करें वक्फ को लेकर जो एक्ट लाया गया उस पर फैक्ट कितने हैं और उस पर रिएक्ट कौन कौन कर रहा है। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट आप सबकी आंखों को खोल देगा। क्यों खोल देगा? क्योंकि आप सोचिए, 13 सालों में
वक्फ की जमीनें दोगुनी हो गई हैं। 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ के आसपास थी, जबकि अब यह जमीन 8 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई है। यानी 13 सालों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। लेकिन यह कैसे हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल। लेकिन उसका एक जवाब हम देख चुके हैं। 7 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं इस वक्त, और ना जाने 13 साल में कितनी बनी होंगी। और 2013 का कानून यह कहता है कि जहां मस्जिद, वो जमीन बाय डिफॉल्ट वक्फ बोर्ड की हो गई। इसके अलावा कितने राज्यों में कितनी जमीन गई, कितनों पर कब्जा हुआ, कितनों का अधिग्रहण किया गया। क्योंकि जब एक 1500 साल पुराने मंदिर को ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दिया जाए, तो सोचिए जरा इस बोर्ड के पास कितनी असीम पावर थी। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। और इसी तरह हर कहीं जिस तरीके से मस्जिदें बन रही हैं, नई नई मजारें बन रही हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वक्फ बोर्ड धीरे से इन मजारों और आसपास की जमीनों पर भी कब्जा कर लेता है। और यह तो कानूनन 2013 में अधिकार मिल गया कि जहां मजार होगी, जहां मस्जिद होगी, वह जमीन वक्फ बोर्ड की होगी। तो बनाते जाइए और जमीन को बढ़ाते जाइए, और शायद यही हो रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर कानून और संशोधन क्या है? क्या वाकई में वक्फ बोर्ड की जो असीम शक्तियां हैं उसका उपयोग होने के साथ दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते हैं कि वो दूसरों की संपत्ति को मनमाने ढंग से अपना करार देता है। बोर्ड की यह शक्ति वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 से मिली है। इसके अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकती है अगर उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह है। ऐसे मामले में बोर्ड उस संपत्ति के तत्कालीन मालिक को नोटिस भेजता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, उस संपत्ति के तत्कालीन मालिक को नोटिस भेजता है। अगर इस पर कोई विवाद पैदा होता है तो बोर्ड की तरफ से मामले की जांच की जाती है। कमाल की बात यह कि इससे पहले तो नोटिस भेजने भर से ही जमीन पर बोर्ड का हक हो जाता है। लेकिन मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए केवल अधिसूचना जारी करना काफी नहीं है। इसके लिए बाकायदा वैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है, जिसमें 2 सर्वे हो, विवादों का निपटारा हो, राज्य सरकार और वक्फ को एक रिपोर्ट जमा करना शामिल है। लेकिन वक्फ एक्ट 1995 से 2013 में संशोधन किया गया, जिसमें जमीन के मालिकाना हक पर वक्फ बोर्ड के फैसले को अंतिम माने जाने का प्रावधान है। कमाल की बात यह कि बोर्ड के फैसले को रद्द या संशोधित करने की ताकत केवल ट्रिब्यूनल के पास है। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है, और राज्य सरकार फैसला अपने वोट बैंक के आधार पर करती है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 28 और 29 में वक्फ बोर्ड और उसके प्रमुख को ये शक्तियां दी गई हैं। बोर्ड के फैसले को अमल में लाने के लिए कमाल की बात यह कि स्टेट की मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सोचिए, ट्रिब्यूनल भी उनका, बोर्ड भी उनका, नोटिस भी उनका, और जमीन किसी की हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में वो जमीन उनके पास जाएगी। और इसलिए संशोधन जरूरी, और इसलिए मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नोटिस काफी नहीं है। लेकिन जो संशोधन हो रहे हैं उसको लेकर जमकर विवाद हुआ, जमकर नेताओं ने विवाद किया, सवाल उठाए और कहा कि भाई जेपीसी को इसे भेजिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जेपीसी क्या होती है, जेपीसी कैसे काम करती है, जरा देखिए। दरअसल संसद को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होती है। इसके लिए संसद की जो समिति है वो बनती है, और कई तरीके की समितियां होती हैं। उनमें से एक जेपीसी, और इन समितियों के सदस्य अलग अलग संसद के ही होते हैं। किसी बिल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें विपक्ष भी होता है, सत्ता पक्ष भी होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और वो इसकी जांच करती है। लेकिन जेपीसी की जरूरत क्यों है, यह भी आपको बताते हैं। क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए, संसद के पास बहुत सारा काम होता है, इन कामों को निपटाने के लिए समय भी कम होता है, और इस कारण कोई काम या मामला संसद के पास आता है तो वो उस पर गहराई से विचार नहीं कर पाती। ऐसे में बहुत सारे कामों को समितियां निपटाती हैं, जिन्हें संसदीय समितियां कहा जाता है। संयुक्त संसदीय समिति भी इसी मकसद से गठित की जाती है, जिसे जेपीसी कहते हैं।
इसे संयुक्त संसदीय समिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। संसदीय समितियों का गठन सदन ही करती है और ये समितियां संसद के अध्यक्ष के निर्देश पर करती हैं और अपनी रिपोर्ट संसद या अध्यक्ष को सौंपती है और इसमें सभी जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से नेतृत्व कर रहे होते हैं उनकी तरफ से सदस्य होते हैं। लेकिन जेपीसी की ताकत और इसकी काम क्या है? दरअसल जेपीसी में दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल किया जाता है। समिति के सदस्यों की संख्या तय नहीं है, लेकिन फिर भी इसका गठन इस तरह से किया जाता है ताकि सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। समिति में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा से दोगुने सदस्य होते हैं। इनके पास किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का हक होता है, किसी भी मामले से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था जेपीसी के सामने पेश नहीं होता तो इसे संसद की अवमानना का उल्लंघन माना जाता है। इसे लेकर जेपीसी उस व्यक्ति या संस्था से लिखित या मौखिक जवाब मांग सकती है। लेकिन अन्य राज्यों के हाल क्या है, इसको भी जरा एक बार चलते चलते देख लेते हैं कि जो अन्य राज्यों के हाल है वो दरअसल क्या है। देखिए, संपत्ति का जिक्र हम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वक्त संपत्तियां उत्तर प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के अंदर है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी राज्यों की, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार और दिल्ली, ये वो राज्य हैं जहां वक्फ बोर्ड की संपत्तियां काफी ज्यादा हैं। लेकिन इस संपत्ति ज्यादा होने से क्या अकलियत को फायदा हो रहा है? क्या वाकई में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जहां देश की बात हो, जहां विकास की बात हो, वहां वक्फ बीच में ना आए? और क्या वक्फ अपने हिस्से की जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल अकलियत के उत्थान के लिए कर रहा है? अभी तक की कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं जिसमें स्पष्ट तौर पर पता चले कि हां वो शिद्दत से काम कर रहा है। और शायद इसीलिए एक ऐसी कमेटी की जरूरत, एक ऐसे संशोधन की जरूरत जो हिंदुस्तान की तीसरी सबसे ज्यादा जमीन रखने वाली संस्था अपने ही समाज के उत्थान के लिए बेहतर तरीके से काम करे। इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और सभी को इसको वेलकम करना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।